चलिए स्टूडेंट, आज का थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कल अपन ने जो किया था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट, अभी स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें टाइटल है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड या सेकंड एंड थर्ड लॉ। मैंने बताया था इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपके पास 3 लॉ हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये 3 इंपॉर्टेंट लॉ हैं। इनमें से एक पे क्वेश्चन कंफर्म आता है, इस पे न्यूमेरिकल आए या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जो लोकल 11th का एग्जाम दे रहे हैं उनको ये तीनों लॉ प्लस इनके फॉर्मूले याद रहे। कोई से भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें सब में, आरबीएसई बोर्ड हो, उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो तीनों लॉ के स्टेटमेंट अपने को याद रहे। चलिए, तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, सेकंड लॉ की जरूरत कब पड़ेगी? जब फर्स्ट लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं अपन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन evaluate the value of del U and del H, energy difference between two states, but cannot predict the feasibility of process. Many processes can take place on their own, and many others require an external force to carry out the process. वहां से अपने को force की जरूरत है। Then first law clueless about the some process happen on their own when some others do not. ठीक, important of the second law, what is the driving force for a process which takes system from one state other on its own. Why such a process called spontaneous process take at all? Answer this question in second law. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या? ऐसे प्रोसेस जो सेल्फ अपने आप से हो जाए, जिसमें एक्सटर्नल एजेंसीज की नीड नहीं है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे जिनमें एक्सटर्नल एजेंसीज की नीड रहे, बाहर से हमें फोर्स चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ एक वाटर, एक 10 ml वाटर मैंने यहाँ गिराया, गिराने के बाद जैसे मैंने गिराया उसका इवोपोरेशन स्टार्ट हो गया। मुझे उस पानी को कहना नहीं पड़ा इवोपोरेशन करो, इवोपोरेट हो जाओ, लिक्विड से भरना जाओ, या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। सेल्फ प्रोसेस है। जैसे पानी गिरेगा इवोपोरेशन स्टार्ट। अब जैसे मान लो सर्दी के दिनों में इवोपोरेशन कम होगा, गर्मी में ज्यादा होगा, पर इवोपोरेशन तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि लिक्विड से वो वेपर फेज में कन्वर्ट होने होना है। ऐसे ही अगर मान लो किसी पहाड़ी से किसी गोल पत्थर को लुढ़काया जाए तो पूरा लुढ़क करके नीचे आ जाएगा। उसको बताना नहीं पड़ेगा जाना है, नीचे जाना है, ऐसे करना है, वो अपने आप से नीचे लुढ़क के आ जाएगा। आपने अगर अगरबत्ती लगाई है, उसको जलाने के बाद रख दो, आप पूरी खत्म होने के कभी रुकेगी वो। तो ये सारे प्रोसेस कौन से कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस मींस मान लो ग्राउंड फ्लोर से आपको पानी को ऊपर तक ले जाना है, तो मोटर चाहिए, वहां पर मोटर लगाएंगे तभी ऊपर जा पाएगा। और या फिर किन्हीं पत्थर्स को नीचे से आपको ऊपर ले जाना है, तो आपको वहां पर एक्सटर्नल एजेंसीज की नीड रहेगी, तो वो पत्थर हाइट पे ले जा पाएंगे अपन। ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। का टर्म में ध्यान रखना है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में और इक्विलिब्रियम चैप्टर में इनकी जो न्यू टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्लियर होनी चाहिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। अगर मीनिंग हमने याद कर लिया, हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें उसका मीनिंग ही नहीं आता है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप उसका एनालाइज नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमें वोकैब, केमिस्ट्री की जो वोकैबुलरी है वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। वो एक चैप्टर में नई टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी 9th 10th में। ठीक है, 9th 10th में आपने ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ा? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इतना ही पढ़ा आपने। चलिए,
Spontaneous process is the one which take place on its own, जो अपने आप से हो जाए. Can derive some other process as well. However, in some cases, initiation may be required. कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे अगरबत्ती, उसको एक बार जलाना पड़ेगा, जलाने के बाद पूरी अपने आप जल जाएगी वो. उसमें भी जैसे पत्थर है, उस पत्थर को ढलान पर लाना पड़ेगा, ला करके छोड़ना है तो चल पड़ेगा. जैसे परफ्यूम, आपको स्प्रे तो करना पड़ेगा ना. किसी कॉर्नर में आपने अगर परफ्यूम स्प्रे किया, पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी. एयर के थ्रू, क्योंकि एयर का मोशन कंटिन्यूअस है और वाटर के अंदर भी वाटर का मोशन कंटिन्यूअस रहता है. ठंडे पानी में स्लो रहता है, गर्म पानी में फास्ट रहता है, पर मोशन तो कंटिन्यूअस है. यहाँ वाइब्रेशंस हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे जितने भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं, इनमें जैसे मान लो किसी ने मैसेज भेजा, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, तो मैसेज यहाँ से वहां तक जाएगा, तो एयर में ट्रैवल तो कर रहा ना मैसेज. हमको दिख नहीं रहा है तो क्या होगा, कितने डाटा ट्रैवल कर रहे हैं. वीडियो भेजा, कोई पिक्चर भेजा, कोई भेजा, तो सारी चीजें मूविंग फेज में है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं सारे. चलिए देखो जरा एग्जांपल देखते हैं. मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, बताया ना, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप मिक्स हो जाएगा. ठीक. कूलिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसफरिंग हीट टू सराउंडिंग्स एंड वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल. पहाड़ी से नीचे पानी आना कौन सा प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस. रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने कोई लोहे की वस्तु छत पर रख दी तो उसमें रस्टिंग होनी ही होनी है, तय है, वो अपने आप से चलता रहेगा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, कॉक, हाइड्रोकार्बन्स. तो ये सारे कैसे प्रोसेस कहलाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नेक्स्ट है वोल्केनो इरप्शंस, जो जमीन से जो वोल्केनो निकलता है वो भी स्पॉन्टेनियस, अपने आप से आता है. किसी ने उसको कहा नहीं ना 3 बजे पहुंच जाना होगा, ऐसा नहीं. ठीक, चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और स्पॉन्टेनियस के एग्जांपल देखें. इन एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, क्या आएगा, व्हिच वन इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो आपको फाइंड करना है, आपको वहां सोचना है ये अपने आप हो रहा है या किसी ने इसको एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू कंप्लीट किया है. बस इतना सा आपको ध्यान रखेंगे, वो एग्जांपल को आप पहचान लेंगे. ठीक है ना. और ये डेली लाइफ के एग्जांपल है जहां हम सुनते हैं इनको और जिनके बारे में हम थिंकिंग करके आंसर निकाल सकते हैं. चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर नेचुरल प्रोसेस. इसका दूसरा वर्ड क्या हो गया, नेचुरल प्रोसेस, जो अपने आप से होने वाले हैं. एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये वापस रिवर्स नहीं होते. जैसे वाटर नीचे आ गया फ्लो करके तो वापस रिटर्न नहीं जाएगा. यानी अगर एयर का फ्लो हो गया तो वापस वो, जैसे मान लो स्प्रे किया मैंने यहाँ पर, तो इस पर फेल किया, वापस रिटर्न नहीं आ सकता उसमें. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. जितने भी नेचुरल प्रोसेस है इरिवर्सिबल. हवाएं चलेगी, पत्ते नीचे गिरेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ये वापस आके चिपक नहीं सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. बात समझ में आ रही है. हम उसे कनेक्ट करेंगे हमारे दिमाग से. ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं. पर then it is a common observation that natural process occur with finite rate and all the spontaneous process take place due to the finite driving forces which can be temperature differences, height differences, potential energy differences. यानी किसी न किसी वजह से ये हम कंप्लीट हो रहे हैं. Without any external agencies cannot be completed. Clear? And also changes brought about spontaneous process cannot be restored without making some efforts, which bring about the permanent change in the surrounding. Hence, it is quite natural to call this process as a reversible process. तो हम reversible की definition में ये लिख सकते हैं. Natural process is called reversible process and spontaneous process. ठीक है, 3 वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक पैराग्राफ हो जाएगा आपका. और 3 एग्जांपल एक्सप्लेन करोगे, हाफ पैराग्राफ हो जाएगा.
यानी मैटर को बड़ा करना है छोटा करना है एग्जाम में, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। एग्जांपल में द वाटर फ्लो फ्रॉम डैम, अ पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पानी आ रहा है तो उसको उन्होंने क्या किया, टरबाइन यूज कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बिजली बना दी उन्होंने। एंड इट पार्ट्स ऑफ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, किसकी वजह से वो काइनेटिक, पानी में काइनेटिक एनर्जी थी, मूवमेंट की एनर्जी, उसकी वजह से। एंड काइनेटिक एनर्जी पार्ट इज लॉस्ट एज ए हीट, जैसे पानी आएगा टकराएगा उससे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। एंड दिस लॉसेस ऑफ एक्स्ट्रा वर्क इज द परमानेंट चेंज इन यूनिवर्स बिकॉज दिस हीट एनर्जी लॉस कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, वापस से रिटर्न नहीं आ सकती वो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलो आगे बच्चों, डिसऑर्डर, द टर्म डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जो ओबे नहीं करे, डू नॉट ओबे, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, इज रिलेटेड टू रैंडमनेस। इसको क्या कह रहे हैं अपन, रैंडमनेस। डिसऑर्डर या फिर इसका नाम क्या है, एंट्रोपी। क्या नाम है इसका, एंट्रोपी। यहां एंट्रोपी होना चाहिए वर्ड। ठीक है, एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, any macroscopic property of the system is an average of large number of microscopic forces which are random in nature. Greater the randomness associated with the macroscopic forces, greater is the uncertainty about exact microscopic descriptions of the macroscopic state, and greater will be the disorder associated with the macroscopic state. मीन्स जितना फोर्स उसमें छोटे 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 फोर्स लग करके वो क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे मान लो अगर ऐसे समझे, यहाँ पर कोई वो पेड़ के पत्ते ने किसी ने झाड़ू निकाल करके इकट्ठे कर रखे, बिल्कुल अच्छा सा क्लीन दिख रहा है, तेज हवा चली एकदम से, हवा चल के सारे बिखर गए, फिर बोलते ओहो कचरा हो गया, तो मतलब बिखराव हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उस जगह पे भी नहीं रह सकते। अगर आप खुद सोचो, आपके कमरे में जहां आप पढ़ाई करते हो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बेड है, पेन टेबल चेयर अच्छे से, उसी में अगर कोई छोटा बच्चा करके सारी चीजें बिखेर दे, चद्दर बिखेर दे, हटा दे, टेबल चेयर को डिसऑर्डर में कर दे, पेन पेंसिल नीचे गिरा दे, उस कमरे में चाय कॉफी गिरा दे, अब आपको कहा जाए उस कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, तो बताओ जरा क्या होगा। उन चीजों से हमारा माइंड कनेक्ट हो गया, हम उस जगह नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते क्या, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो वाइब्रेशंस दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जिसमें हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो बाहर की चीजें हमारी इंटरनल चीजों को भी अफेक्ट कर सकती है। आप सोचो जरा, ऐसी माहौल है जहां पर कहाँ डांस चल रहा है, कोई जैसे पॉसिबल था ना, ये मैं देखता हूँ होटल वगैरह में बहुत लोग सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, अब आपको कहा जाए केमिस्ट्री की बुक लो और नेम लिखशन वहां बैठ के याद करो, हाउ इज पॉसिबल, पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन दे रहे हैं। कैसी वाइब्रेशन दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस, और हम अपने माइंड को उसमें पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, नहीं रह पाएगा। एक बहुत अच्छा रूम है, वेल फर्निश्ड है, इस तरह से जहां पर बैठे अपने को यहाँ पढ़ाई करना है, 5 रिलेक्शन याद करनी, हम कर लेंगे, एटमॉस्फेयर है ना वैसा। तो इस सब चीजों को मेजर किस में करते हैं अपन, एंट्रोपी में, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, रैंडमनेस। याद रख लेंगे, वर्ड याद रखना है। चलो आगे, as a rule, greater the number of molecules in which given energy distributed, greater the disorder. जितनी एनर्जी उतना disorder. And greater the spread of given number of molecules with given energy in a space, greater will be disorder. अब
जरा देखो, मैं आपको एक चीज और कनेक्ट करके बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो क्या लोगों में इतना गुस्सा था? लोगों में इतना गुस्सा आता था क्या? नहीं आता था। पुराने जो बच्चे थे, उनके पिताजी उनको चार चाटे मार देते, पर वो सामने नहीं बोलता कभी, चुपचाप जाकर रोनेगा, बैठ जाएगा। पर अभी के जो बच्चे हैं, ये जो वाइब्रेशंस हैं, मैंने कहा वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की रेडिएशंस रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में कितने डाटा ट्रैवल कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अब हम उस माहौल में हैं, तो उसकी वजह से हमारे माइंड की एंट्रोपी बिगड़ गई। अब जिस घर में माहौल थोड़ा सा खराब हुआ, मोबाइल पे बच्चे जिंदा रह रहे, मोबाइल है तो जिंदा है, खाना पीना तो नहीं खाएगा तो भी जिंदा रह जाएगा, और मोबाइल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे माहौल में उस बच्चे को दो चाटे मार दो, वो कितना गुस्सा करेगा आप देखो। दैट्स कॉल्ड एंट्रोपी डिसऑर्डर, जिसने ह्यूमन बीइंग को डिसऑर्डर कर दिया, और इसका परिणाम बहुत डेंजरस आने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये ऐसे माहौल में अगर कहा जाए किसी बच्चे को आपको सन्यासी बनाना है, संत बनाना है, या किसी बच्चे को कलेक्टर बनाना है, तो ऐसा बच्चा बहुत मुश्किल से बनेगा, क्योंकि वो डिसऑर्डर हो चुका उसका माइंड। वो आधे दिन तो गेम ही खेलता है। तो एटमॉस्फेयर में कितना डिफरेंस, मैंने कहा ना कचरा है, आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते। ये भी एक इनविजिबल गार्बेजेस है हमारे आसपास में। अब ऐसे माहौल में बच्चों को कहा जाए पढ़ना है, तो पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। एनर्जी कितनी है एटमॉस्फेयर में, आप देखो। ठीक है, चले आगे टॉपिक से कनेक्ट करें इसको। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो मेन लॉ है अपना, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। अभी मैंने कहा था आपको, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो रहा है, माहौल बाहर का देखो आप। किसी बच्चे को आपको कह दिया जाए कि तेरे को ये आईफोन दूंगा, उस बच्चे के चार चाटे मार के आने, ऐसे रेडी हो जाएगा वो, चार चाटे तो मारने होगा। जब देखेंगे वो जाके मारे आएगा, आईफोन तो मिल रहा है खेलने को। आप सोचो जरा कितना एटमॉस्फेयर खराब है। यहां देखो, उसको कनेक्ट करते हैं। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे, एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द स्टेट फंक्शन, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, कैसे इसको मेजर करेंगे, ds by dq upon t, where dq is the heat exchange of the system in very small step reversibly। ठीक, अब देखो आगे एंट्रोपी, ये वापस वहां पर वर्ड आया, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन, बेसिक क्वांटिटी डायरेक्टली डिफाइंड बाय द सेकंड लॉ। हमको एक लाइन याद रखनी है, एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीजेस ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द सेकंड लॉ। इसीलिए हमारे यहाँ पर पहले 4 महीने बारिश, 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी होता था ऐसा। अब क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज, बारिश बहुत कम होती है, या बहुत कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं सर्दी बहुत कम पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा पड़ रही है, गर्मी कम, कहीं बहुत ज्यादा। दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, चेंज इन एटमॉस्फेयर। हमारा सेकंड लॉ यही कह रहा है, एंट्रोपी चेंज डे बाय डे ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स में आते सारे, ठीक है। चलो सेकंड लॉ, इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब अपन ने क्या कहा कि नेचुरल प्रोसेस, और नेचुरल प्रोसेस कौन से, यही सर्दी गर्मी बारिश, नेचुरल प्रोसेस है सारे, अपने आप से होने वाले। अभी आप देखो, आप लोगों की जो स्टेमिना है किसी वजन को उठाने की, इतनी नहीं है जितने गांव के बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है वो उठा सकते हैं। ऐसा बच्चा ढूंढो जिसने कभी मोबाइल चलाया ही नहीं हो, उस गांव में लोगों के पास मोबाइल नहीं है। उस बच्चे का कंपेयर अगर आपकी हेल्थ से करेंगे,
तो आप खुद समझ आओगे मेरी स्टेमिना बॉडी की और उस बच्चे की स्टेमिना दोनों बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल उससे जुड़ चुके हो, साइकोलॉजिकल आपको वो वीक कर चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। There are three types of entropy change. Entropy change के example system. Del-S system is entropy change of the system. Del-S surrounding entropy change of the surrounding. हमने क्या कहा? System plus surrounding is called universe. अगर हमारी बॉडी सिस्टम है तो आसपास की चीजें क्या है? सराउंडिंग, दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा? यूनिवर्स। और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हो रही। कोटेशन मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं, वहां एग्जाम में आपको ये छोटे छोटे एग्जांपल ही याद आएंगे और उससे आप कनेक्ट करके आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है उसमें आपको थिंकिंग चाहिए, तब जाकर के आप उसे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि कोई जरूर थोड़ी जो मैं पढ़ता रहा वही एग्जांपल आएगा, वो तो दूसरे एग्जांपल भी देंगे। Next, total entropic change of universe system plus surrounding is called universe, and total del-S या फिर isolated। isolated क्या बताया था? दोनों ही चेंज नहीं हो ऐसा। ठीक, चलो नॉर्मली del-S means entropic change of the system। del-S मतलब S2 minus S1, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस del-S। चलिए सेकंड टर्म ऑफ एंट्रोपी यूनिवर्स फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमने क्या कहा भाई? स्पॉन्टेनियस सारे कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। और सारे कैसे होते हैं? नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक, देखो del-S इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, यानी एंट्रोपी बढ़ी हुई मिलेगी, कम नहीं होगी। अपने आप एंट्रोपी कभी कम नहीं होती, ध्यान रखना। अपने आप अगर कम होने लगे तो इस रूम को छोड़ के हम सब भाग जाएंगे। जैसे ही किताबें मैंने नीचे गिराई तो मैंने, और अपने आप से किताब उठ कर आ जाए तो बताओ क्या होगा? वो कुर्सी अपने आप से चल के इधर आने लगे तो हम सब यहां से भाग जाएंगे। क्या कहेंगे? भूत भूत भूत। तो एंट्रोपी कभी अपने आप से कम नहीं होती, हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी आपको। तो ये del-S ग्रेटर देन 0 वो पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, चलिए ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस del-S यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस कार आगे गई पीछे भी आ सकती है, वहीं आके खड़ी हो जाएगी, आगे ले गया पीछे ले आया, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। ये किताब नीचे गिर गई और वापस ऊपर आके हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसे हो रहा है? अपने आप से। ठीक, ड्यूरिंग दिस रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, व्हाइल ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक, चलो आगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, dq रिवर्सिबल बाय t। dq क्या है? हीट ऑफ एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, t एब्सोल्यूट टेंपरेचर एट व्हिच हीट इज एब्सॉर्ब। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब एब्सोल्यूट टेंपरेचर मींस कितना टेंपरेचर? 0 केल्विन, और डिग्री सी में लेंगे तो -273। अभी हमारे यहाँ सर्दी कितनी है? 12 डिग्री 13 डिग्री प्लस में सेल्सियस में, तब भी हम इतने ये हो रहे हैं। और जहां सोचो जरा -273 होगा या 0 डिग्री केल्विन होगा तो वहां की एंट्रोपी, वहां तो कुछ हिलेगा भी नहीं, मच्छर भी नहीं हिल सकता, एक माइक्रोब नहीं हिल सकता, एक एयर नहीं हिल सकता, मैं बोलूंगा तो अब तक आवाज भी नहीं आएगी। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, सारी चीजें फ्रीज हो जाती है वहां पर। चलो आगे। Suppose similarly quantity of heat absorbed at the two different temperature T1 and T2. T2 is greater than, and heat is supplied at the high temperature. The percentage is increases, the kinetic energy is less compared to heat supplied at low temperature, and this order will increases by greater value when heat is supplied at the lower temperature. Remain del-S surrounding is reversible process. The change of entropy is given by heat absorbed by an
and that is exact temperature which heat is absorbed. ठीक, रिवर्सल प्रोसेस फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड। ये रिवर्सल प्रोसेस कैसे होता है? फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड। ये लाइन याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इससे। एंड द exact temperature of the system during exchange of heat cannot be known. Hence, reversible path is needed to evaluate the entropy of the system. According to reversible path, the heat exchange and exact temperature both are known. Surrounding is generally big entities and heat absorbed by the surrounding is comparatively very small as compared to its size. Hence, internal equilibrium of the surrounding is not disturbed during the exchange of heat. Actually, heat exchange of the system is reversible. Heat exchange of surroundings, that is called Q reversible, surrounding minus Q irreversible. यहाँ पर Q reversible means actual heat gained by the system in an irreversible process. किसी सिस्टम से एनर्जी गेन करता है और irreversible सिस्टम से एनर्जी ली और आगे जा रहा है। ठीक, चलो आगे। And exact temperature and heat exchange both are known as far as the surrounding is concerned, even for an irreversible process. For irreversible process, del S surrounding is equal to minus Q reversible temperature. फॉर्मूला यही याद रखना, Q by T, सिंपल था। ठीक, चलो आगे। अब इन्होंने इसको सिस्टम और सराउंडिंग के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। देखो जरा, फॉर रिवर्सल प्रोसेस के लिए सिस्टम सराउंडिंग लिमिट है T1 से T2, यहाँ टेम्परेचर चेंज Q by dq रिवर्सिबल T, और यहाँ का ले रहे रिवर्सिबल प्रोसेस सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो डेल एस सराउंडिंग T1 T2 डेल Q रिवर्सिबल माइनस डेल एस सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग की बात करें तो सिस्टम माइनस में हो गया। ठीक, तो यहाँ देखो माइनस के बराबर हो जाएगा। फिर है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दोनों चीजें देख रहे हैं अपन, सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए। सिस्टम के लिए और T1 to T2 डेल dq रिवर्सिबल T, और सराउंडिंग के लिए रहता है माइनस Q irreversible T। ठीक, when dq reversible heat gained by the system for imaginary reversible path between the same state। ठीक, always evaluate along reversible path for both reversible and irreversible process। यहाँ देखेंगे अपन सराउंडिंग के लिए reversible process del surrounding is evaluated along reversible path, while for reversible process irreversible heat is used to calculate del S। ठीक, नो एक्चुअल प्रोसेस और वो हाइपोथेटिकल प्रोसेस। हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी, जिसे बन के है। अभी जैसे मैंने कहा ना आपको, इस सिस्टम में कितने डाटा ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे किसी ने पूरी फाइल भेजी इधर जा रही है, किसी ने पिक्चर भेजे, किसी ने क्या भेजे, तो इस सिस्टम में ट्रैवल कर रहे हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, पर हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर रही है और हमारे बॉडी सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले होता था ना, रामायण महाभारत काल में आकाशवाणी होती थी, ऊपर से बोलते थे। जैसे होता था वो कृष्ण और कंस वाला संवाद, देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, तो उसमें आकाशवाणी हुई थी, तो कहीं किसी ने बोला, वो साउंड यहाँ ट्रैवल करके आया। तो ऐसे ये भी आकाशवाणी है, मोबाइल क्या है, आदमी नहीं है फिर भी कितनी दूर से बोल सकता है। अभी यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो सोचो जरा, अमेरिका से उसने साउंड क्रिएट किया, यहाँ ट्रैवल करके यहाँ तक आ गए। ठीक, चलो आगे बच्चों। सेकंड लो इन टर्म ऑफ इंजन। इंजन का मतलब हम किसी मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी फिजिक्स आ जाएगी। जैसे कार्नोट इंजन, नाम सुना है क्या फिजिक्स में? कार्नोट इंजन ऐसा इंजन जो कि 100% एनर्जी ट्रांसफर करे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं अभी तक, क्योंकि उसमें खुद के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वेस्ट को जाएगी। जैसे कंपनी ने किसी बाइक का एवरेज डिसाइड किया, कंपनी ने कहा 80 का एवरेज देगी, इसका मतलब 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलेगी, पर एक्चुअल में चलाने वाले पर डिपेंड करता है, वो कितना ब्रेक मारता है, कितना क्लच दबाता है, कितना स्पीड ब्रेक करने हैं रास्ते में।
तो उसके हिसाब से उसका एवरेज डाउन हो जाता है। तो कंपनी ने कहा 80, तो यहाँ निकल रहा 60-70, तो चलाने वाले ने भी तो गड़बड़ करी थोड़ी सी, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का पोर्शन है, डेरिवेशन को स्किप करके चलेंगे। No cyclic engine is possible whose only effect is complete conversion of heat into work without making any change in surrounding on its own. ठीक, heat cannot flow from cold body to hot body on its own without external interventions, and complete conversion of heat taken from a single source into work is not possible in a cyclic process, while complete conversion of work into heat is possible in cyclic process. Thus, heat and work are not equivalent from the viewpoint in second law, and all above statement can be easily justified the realizing that heat is disordered from energy while work is an order from energy. तो यहाँ complete conversion heat into work on its own without any external assistance means disorder to order on its on which is impossible, जो कि अपने आप में बताया अपने आप से कोई काम नहीं हो सकता। एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी मस्ट बी प्रेजेंट। चलिए, हीट इंजन की अगर बात करें तो यहाँ देखो, हीट इंजन इज डिवाइस विच कैन वर्क कंटिन्यूअसली एंड cyclically without an external hand absorbing heat from source and rejecting a part of heat into sink. The net heat absorbed by energy, heat absorbed from source minus heat given out to sink, it converting into work. जहाँ देखो TH इसमें कन्वर्ट हुआ QC और TC, तो ये सोर्स, ये इंजन, ये सिंक, कोल्ड रिजर्वायर और ये हॉट रिजर्वायर। QH is equal heat gain by the engine per cycle, QC is equal to heat rejection by the engine per cycle। वो कितना रोटेट कर रहा है उसको डिपेंड करता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई तो उसका तो इंजन सिस्टम पूरा अलग रहता है उसका। चलो, एफिशिएंसी ऑफ इंजन ये निकाल सकते हैं अपन, वर्क डन। ये थोड़ा सा कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, जरा देख लो इसको। कार्नोट इंजन इज हाइपोथेटिकल इंजन। कैसा इंजन का उसको? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। Run is reversible manner and thus during expansion work producing process maximum work is done, and however during the compressions work requiring process minimum work need to be done. Thus no engine can be more efficient than Carnot engine. Carnot engine से भी ज़्यादा कोई efficient नहीं हो सकता। और समझ ऐसे हमारे साथ भी है, हम कितना खाना वगैरह खाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, कितनी एनर्जी को यूज कर पाते हैं, वही हमारी बॉडी के साथ है, वही मशीनों के साथ है। चलो, ये पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन है। हमें यहाँ पर केमिस्ट्री में इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस। ये बात थोड़ा सा काम का, इसको देख लेते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ds सिस्टम dq by t, फ्रॉम फर्स्ट लॉ dq is equal to du plus p del v। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला ये था ना, क्या था? del u is equal to q plus w। तो del u तो है ही है, उसको अपन q plus w लिख सकते हैं। तो q को क्या लिख सकते हैं? ये, और w क्या लिख सकते हैं अपन? p del v। ठीक, चलो आगे। For reversible change involving ideal gas is equal to pv is equal to nRT। तो हम यहाँ पर देखो वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो है ये q hcv m dt, इस del u की वैल्यू रख रहे हैं, और p del v की जगह क्या रख रहे हैं अपन? इस p की जगह रख रहे हैं nRT by v। v is equal to nRT, v नीचे भेज दिया अपन ने, तो इस p की वैल्यू रख रहे हैं nRT by v। चलो आगे, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 to 2, फिर del q dt और nc vm dt by t। इसका करेंगे तो nRT, इस v को ऊपर ने इसके नीचे भेज दिया nRT। ठीक है, t, फिर देखो आगे इसकी लिमिट हटाएंगे तो
NCVM नेचुरल ऑफ T2 by T1 NR नेचुरल ऑफ V2 by V1 इस तरह से दिया जाएगा। फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल आइडियल गैस प्रोसेस। ठीक है, आइडियल गैस प्रोसेस मींस आइसोथर्मल चेंज, आइसोकोरिक चेंज, जैसे आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक, चलो ये फॉर्मूला याद रखना खाली। देन आइसोकोरिक चेंज मींस प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी को पढ़ रहे हैं। जहां पर देखो HCP मींस हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर। फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल del Q is equal to del Q reversible 0। तो इस तरह से एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेंपरेचर, यह है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, दोनों के लिए है। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है दैट ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक इसका मतलब हीट और सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी उसमें, तो ये T2 लेस देन T1 और ये V2 ग्रेटर देन V1। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट एंड ईच अदर एंड हेंस del S is equal to 0। Thus decrease in entropy during the expansion due to decrease in temperature is by increase in entropy temperature is exactly cancelled out by the increase in entropy due to increase in volume of system is reversible adiabatic expansion। during reversible के लिए आएगा, reversible irreversible के लिए तो फॉर्मूला याद रखना अपने को। फिर है irreversible के लिए since process is irreversible means del S greater than 0, total system और सराउंडिंग की वैल्यू 0 मैंने बताया ना, एंट्रोपी बढ़ी हुई रहेगी उसके लिए। And during irreversible process, adiabatic compressions, large quantity of heat is produced, while decreases is volume is less than increase in entropy due to rise in temperature। हमेशा एंट्रोपी टेम्परेचर की वजह से बढ़ती है, ध्यान रखना। अगर आपस में झगड़ा होता है तो गुस्से की वजह से होता है ना, गुस्सा मतलब हमारा टेम्परामेंट। अगर हमारा टेम्परामेंट हाई है तो आदमी गुस्सा आएगा, चाटा भी रख सकता है। और एक व्यक्ति सब बिल्कुल शांत रहता है, जिसको गुस्सा ही नहीं आता, उसका टेम्परेचर हाई नहीं होता है, तो झगड़ा नहीं कर सकता। झगड़ा करेगा तो मुंह से कर लेगा, ये तेरे में सुना आजकल कच्चा ऐसे नहीं बात करते, इतना सही हो जाएगा। और जिसको गुस्सा आता ना तो कंट्रोल नहीं करता, पकड़ के तो मारेगा उसको। टेम्परामेंट हाई होगा, टेम्परामेंट की वजह से ही एंट्रोपी बढ़ती है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम हीट hence the net entropy change is positive। चलिए आगे चलते हैं पर थर्मोडायनामिक्स सेकंड एंड थर्ड लॉ। ड्यूरिंग रिवर्सिबल adiabatic expansion due to sudden decrease in the external pressure, the system remain less challenged during expansion, and the system do less work, resulting in lesser decrease in temperature। The increase in volume of system of relatively large because system was less challenged। ठीक है, चलो free expansion of an ideal gas against vacuum in a free expansion of an ideal gas is an example of reversible adiabatic as well as irreversible isothermal process। during free expansion means उसके अंदर frictions नहीं होने चाहिए, the external pressure is 0, hence the ideal gas is not challenged at the during expansion, and the kinetic energy of an ideal gas remain constant, hence no temperature difference is the created during expansion but between system and surrounding, delta the heat absorbed during the process 0 to 0। चलो अब ये इसमें आइडियल गैस के लिए बता रखा है, एक्सपेंशन के लिए और कंप्रेशंस के लिए, तो ये अपना अभी इसमें डेरिवेशंस है नहीं। एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए देखो ये फॉर्मूला दे रखे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल आइसोकोरिक इरिवर्सिबल। इनके लिए जो फॉर्मूला है ये पेज इंपॉर्टेंट है, इसको चार्ट को बना लेना है ना, वीडियो को पॉज करके, ताकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछते हैं। और अगर मान लो न्यूमेरिकल आया तो हमको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल,
आइसोथर्मल, रिवर्सिबल। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला अपने को चेंज करना है। सिस्टम के लिए ये एनआर नेचुरल लॉ की 2 वैल्यू है, उसके लिए जाएगा तो माइनस में इस तरह से। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दे रखा है रिवर्सिबल के लिए, ये देखो फॉर्मूला भी दे रखा है, ये इसी टेबल के ऊपर क्वेश्चंस है। तो ये मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल है इसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड अपॉन हीटिंग। तो डेल एस डेल के रिवर्सिबल। तो ये एस जो दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और लिक्विड। द मोलर चेंज इन एंट्रोपी m is equal to capital M where m is molar mass for the solid and liquid। तो Cp और Cv हीट कैपेसिटी, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, तो ये इसको आपको चलिए नेक्स्ट है इसमें रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशंस। रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन मींस are always isothermal and isobaric। Isothermal means temperature constant, isobaric means pressure constant। बाहर यूनिट किसकी है? प्रेशर की यूनिट है ना, उसके हिसाब से देखेंगे। सिस्टम प्रेशर और टेम्परेचर है क्या? Q रिवर्सिबिलिटी del H Pt by T ट्रांजिशंस चेंज जो होगा उसके लिए बात कर रहा है। तो del सराउंडिंग del H by Pt Ts del S total is equal to 0। There is vaporization at boiling point। वेपर कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, टी वेपोराइजेशन। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए, सब्लिमेशन पॉइंट के लिए दे रखा है। देन एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, इसी में देखो मैंने एक न्यूमेरिकल बना रखा है। नेक्स्ट सेक्शन में देखो ट्राउटन रूल्स। ट्राउटन रूल्स स्टेट दैट रेशियो, ट्राउटन भी एक रूल्स है, जैसे कार्बन इंजन की बात थी ना, ऐसे इसमें है। For the molar heat vaporization, liquid of its normal boiling point, it's approximately the same for all liquids। Value दे रखी है 88 joule Kelvin per small inverse। Which of the following liquid do not flow? Troughton rules do not follow Troughton rules। NH3, benzene, CCl4, chloroform, mercury। तो ये NH3 due to hydrogen bonding। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फ्लो नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा वहां पर, और बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तो फ्लो हो जाएगा। इसका सबसे छोटा सा क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा हो 9th 10th में भी था, अभी तो है ही 11th 12th में। H2S is gas, H2O is liquid। H2S गैस है, दोनों एक ही ग्रुप के ऑक्सीजन सल्फर, पर H2S is gas, H2O is liquid due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो गैस है, गैस का फ्लो हो सकता है, लिक्विड का नहीं हो पाएगा इतना फास्ट, तो सी दिया पर। नेक्स्ट चलो थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी। थर्ड लॉ किसकी बात करता है? थर्ड लॉ मैं आपको एक बार बताता हूं समरी। थर्ड लॉ ये कहता है एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर किसी भी क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो रहती है। प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो रहती है। अब हम इसको अगर अदरवाइज में देखें तो अर्थ पर कहीं पर भी एब्सोल्यूट टेंपरेचर रहेगा तो वहां की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। अब एब्सोल्यूट टेंपरेचर का मतलब कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। इतना अगर टेंपरेचर कहीं हो गया तो एंट्रोपी वैसे जीरो हो जाएगी। क्रिस्टल के इस रूम में अगर -10 चला जाए तो हम भी कोई नहीं हिलेंगे डुलेंगे ना, यहाँ बैठेंगे भी नहीं, इतनी ज्यादा सर्दी आ जाएगी। -10 में ये हालत हो सकती है, तो -273 में कितनी ये हो सकता है। तो हमें उसको याद रखना है, एक सिंपल सा याद रखना, खाली एक लाइन में यहाँ देखो, द एब्सोल्यूट जीरो, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। परफेक्ट क्रिस्टलाइन मींस जैसे है वैसे होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हिच मींस दैट at absolute zero every crystalline solid in a state of perfect order its entropy should be zero। ऑर्डर उसका नहीं रहे। ठीक है, by virtue of the third law the absolute value of entropy and like absolute value of enthalpy for a pure substance
कैन बी कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एस टी 0 केल्विन पर 0 to T, Q रिवर्सिबल बाय T, ठीक। द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस विद टेम्परेचर इज गिवन बाय ग्राफ। तो ग्राफ से बता रखा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्योर सब्सटेंस विद द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से इसका तो टेम्परेचर और एंट्रोपी का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, और दोनों लो रहेंगे तो 0 पे रहेगा, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज 0, कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 6। तो ये इस तरह से दे रखा है। 1 to 2 में देखो द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस अप टू हीटिंग। 1 to 2 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां देखो S2 minus S1 Cp solid by T। अब ये देखो 2 से 3 में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज। अब यहां देखो ये अगर बढ़ा है, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, पर जब 2 से 3 में गए तो टेम्परेचर तो क्या रहा, कांस्टेंट, वैल्यू नहीं बढ़ी ना इसकी। तो जैसे यहां पर है तो ये यही रहा, और एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ गई। फिर 3 से 4 में देखो दोनों बढ़ेंगे, फिर 4 से 5 में ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से इसको ग्राफ को अपने को रीड करना है ना। ये वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रखा है। देखो 2 से 3 में टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। वहां सॉलिड का इंक्रीज हो रहा है, लिक्विड, ये फेज है, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा है। देखो 4 से 5 में, 4 से 5 देखो रिवर्सिबल वेपोरेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 4 से 5 में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये गैसेस के लिए इस तरह से फॉर्मूला जाएगा, सबका टोटल करेंगे 1 से, तो S6 इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 6। The absolute entropy of the substance can be calculated using third law of the Newton process. Standard absolute molar entropy. Standard absolute molar entropy की अगर बात करें, it is the entropy in 1 mole of substance at standard temperature at 1 bar. कितना मान है उसको, प्रेशर को 1 bar. And it is calculated assuming that substance is heated at isobarically and reversibly at 1 bar from 0 Kelvin to standard temperature की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे, कंपेयरिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। तो ये सबके लिए कंपेयर बता रखा है, सब्सटेंस वाइज दे रखा है। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस फॉलो ऑर्डर। गैस की सबसे ज्यादा रहती है, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। सॉलिड का मतलब है यहां पर आपने अगर सिल्वर को यहां रख दिया तो 4 दिन तक यही रहेगा, ये कुछ नहीं होना जाता इसका, ऐसे ही रहेगा। और अगर मान लो यहीं पर आपने थोड़ा सा वाटर गिरा दिया तो वो तो स्किप हो ही रहता, तो लिक्विड से सारा वाटर वगैरह हो जाएगा 4 दिन में। और गैस, आप हाइड्रोजन गैस रखो, इमीडिएट वो रिलीज हो जाएगी। तो एंट्रोपी, ये ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये ऑर्डर याद रखना अपने को, आया वो क्वेश्चन नहीं है नीट में। Entropy increases when the solid and liquid is dissolved into solvent. देखो जरा इथेनॉल की, मेथनॉल लिक्विड, एक्वस फॉर्म, NaCl सॉलिड, NaCl एक्वस। तो एंट्रोपी दे रखी, देखो इनका जूल केल्विन पर मोल में वैल्यू 115 है, इसकी 72 है, 132 है। एक्वस में ज्यादा दे रखी, ध्यान रखना। एक्वस का मतलब पानी मिक्स है उसके अंदर, ठीक है। द एंट्रोपी ऑफ दिस dissolved gas is less than pure gas, HCl gas, HCl। तो HCl के लिए इसकी गैसेस फेस में ज्यादा है, वहां सॉलिड और एक्वस से कंपेयर किया, यहाँ लिक्विड और गैस का किया, तो गैस की ज्यादा होगी एंट्रोपी। तो हमने यहाँ क्या ऑर्डर देखा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। एग्जांपल में हमें वैल्यू याद नहीं रहे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि आपको वैल्यू याद नहीं रहेगी, पर आपको कंसेप्ट याद रखना है, किसकी ज्यादा रहेगी बस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह से एंट्रोपी इंक्रीजेस विच सॉफ्टनेस एंड विच वीकनेस ऑफ बॉन्ड्स। चलिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपी जब लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां देखो, the change in entropy when reactant turn into product। reactant से किसमें कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में।
product according to balanced chemical equation, chemical reactions with a specific physical state, and each reactant and product is called entropy of reactions. Then consider of reactions A plus B gives to C plus D. Temperature pressure दे देंगे when M and O P Q are the physical state and temperature and pressure. यहाँ देखो reactions की entropy बना sum of entropy product sum minus sum of entropy reactant. तो product की हमने इसमें minus करेंगे तो इस तरह से इसकी entropy calculate कर सकते हैं. ठीक है? चलो third law of entropy of various substances. Next है इसमें surrounding for the chemical reactions del H enthalpy Qp heat absolute heat absorbed by the system during the chemical reactions minus del R minus Qp is equal to Q surrounding heat absorbed by the surrounding. ठीक है, तो ये भी किसके लिए बात कर रहे हैं? एंथैल्पी के लिए. तो वही रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, उस पर एंट्रोपी चेंज हो जाएगी. अगर मान लो एंडोथर्मिक हुई तो हमने अगर हीट सप्लाई करी तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. और जब एक्सो हुई तो खुद की एनर्जी कम कर रहा है वो, तो वो सेटल होते जाएंगे. एनर्जी कम करते जा रहे सेटल होते जाएंगे, एंट्रोपी कम होती जाएगी उसकी, इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. और एंडो हुआ तो हम हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बात आ रही है समझ? हम कोरिलेट करना अगर सीख गए तो क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे, क्योंकि वहां पर आपके पास एमसीक्यू आएगा. क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपने को ध्यान देना है, ऑप्शन चारों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ करके आंसर देना है. चलिए आगे चलते बच्चों. नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस. उसकी अगर बात करें तो देखो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इंक्रीजेस एन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. ठीक. In a simple terms, negative value del RH, positive value del S favors a chemical process. यानी अगर मान लो नेगेटिव एंथैल्पी है और पॉजिटिव del H है तो वो किसको फेवर कर रहा है? केमिकल प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में करते हैं. चलो नेक्स्ट, if del RH positive, the entropy factor does not support the forward reactions. Under the conditions, del H should be sufficiently positive to drive the reaction in forward direction if del H is positive and del S is negative. Under a given situation, the process becomes non-spontaneous because bond factor tend to decrease the entropy of the universe. ठीक. चलिए स्टेटमेंट को याद रखना, उससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. फिर देखो प्रेडिक्शन ऑफ द साइन ऑफ एंट्रोपी इंस्पेक्टिंग ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. तो जैसे देखो इफ मोर नंबर ऑफ गैसेस moles are present on product side, del RS will be positive. जितने ज्यादा गैस होगी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगा एंट्रोपी बढ़ रही, गैसेस ज्यादा होगी एंट्रोपी ज्यादा होगी. सिंपल सा है. Since gas is more disorder than the solid or liquid, ये तो मैंने पहले वाले लाइन में देखा था. फिर सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, del S is positive. If molecule of undergoing cyclizations, its rotational modes of motions are replaced by the vibrational modes of motions, since quantum energy separation of rotational motion is closely spaced compared to vibrational energy state or rotational energy is more disorder, hence del S is negative. vibrational rotation मतलब vibration मतलब ऐसे हीट करना, rotation का मतलब मॉलिक्यूल को रोटेट करना. इस तरह से ये अपने आप एक चैप्टर हट गया. बाकी उसमें ये था टाइप्स ऑफ एनर्जी के सीजनिंग में से मॉलिक्यूल्स का देखना था. ठीक है. एग्जांपल दे रखा है केमिकल एनर्जी का. फिर आगे चलते हैं इसमें. फिर यहाँ देखो उन्होंने किया टेबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड साइन ऑफ del H, del S एंड डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. तो यहाँ देखो del H माइनस है तो ये पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर. एग्जांपल दे रखा है. दोनों माइनस हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये लो टेम्परेचर पे. एक एग्जांपल दे रखा है. दोनों प्लस है स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर.
एक प्लस एक माइनस है, ऊपर वाले का रिवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक, तो इतना कोई टेबल एक बार ड्रॉ करना है, एग्जांपल याद रखने हैं, साइन याद रखने हैं, बस साइन कन्वेंशन, इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन होएगा आपसे से। तो अपने इसको याद रखने के लिए देखें, इसका देखो अपोजिट है ये, तो ये स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, तो यहाँ क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक, अब ये दोनों बीच के, दोनों माइनस दोनों प्लस, एक लो टेम्परेचर पर एक हाई टेम्परेचर पर, ऐसे करके याद रखना अपने को। ठीक है बच्चों, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, equilibrium, the system at equilibrium is a stable system, hence its state variables because constant do not vary with the time at equilibrium. equilibrium वाला चैप्टर में अपन ने क्या देखा कि दोनों की फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम हो गई। अब रिएक्शन इधर भी नहीं जा रही और इधर भी नहीं जा रही, वही रोटेट हो रही है, एक मॉलिक्यूल इधर गया एक मॉलिक्यूल वापस इधर आ जाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। डायनामिक, हाँ 50-50 पर है तो डायनामिक। तीन तरह के इक्विलिब्रियम बताया था मैंने आपको, रेयर टू प्रोसीड, नियर टू कंप्लीशन और एक डायनामिक। डायनामिक में 50-50 पे होगा, ये ध्यान रखना। जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन है उतनी बैकवर्ड रिएक्शंस रहेगी, कंडीशन याद रखेंगे तो याद रह जाएगा अपने को। If a system is non-equilibrium state, वो equilibrium stable है, non-equilibrium, it moves spontaneously in the direction of equilibrium because the equilibrium state is stable. During the spontaneous movement towards equilibrium, the entropy universe increases. The system gets close to equilibrium state. The driving force of attained equilibrium becomes small. It does not increase the disorder of universe. At equilibrium, the driving force to move ahead of finishing the entropy of the universe cannot increase the disorder. अब देखो ये ग्राफ आ रहा था, path of equilibrium, universe, state of the equilibrium, ठीक है। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी की बात करें, गिब्स मतलब जी से डिनोट करते हैं, G is equal to H minus Ts। H क्या है यहाँ पर एंथैल्पी, T means temperature, H means एंट्रोपी और G means गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। देखो जरा, G is the combination of state variables, ये क्या है स्टेट वेरिएबल है एक तो, फिर है कंपाउंड स्टेट वेरिएबल्स, it is the state function and then the dimensions of Gibbs functions is dimension of energy. G is an extensive quantity. Gibbs function provides very useful criteria for spontaneity of a process taken at a constant temperature and pressure, isobaric isothermal process. The entropy of the universe is always also very useful criteria spontaneity, but it is based on the property of the system as well as surrounding. Gibbs energy is equal to del G del S minus T del S, और टेम्परेचर का आइसोथर्मल है तो T को बाहर कर दिया इन्होंने। इक्वेशन पक्की याद रखनी है, del S is equal to, एक बार सिंपल सा क्वेश्चन आया था, which one equation is the correct, तो क्या करेंगे, कभी S को आगे जाएंगे, कभी H को पीछे चले जाएंगे, H की जगह को दूसरा लगा देंगे, तो हमें इक्वेशन याद रखना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे रखा है, यहाँ देखो del G Tp and universe से decrease in the Gibbs function at constant temperature and pressure related to the del S total entropy change of the system and surroundings। ठीक है, a constant pressure और temperature की बात करें, del G less than 0 spontaneous process, del G 0 non spontaneous और equal आ जाएगा तो क्या हो जाएगा equilibrium, या फिर इसको लिखेंगे reversible process। रिवर्सिबल अगर नहीं लिखा हुआ क्या लिखा हुआ मिलेगा इक्विलिब्रियम, ये याद रखना, अपने लिखा है नोट्स में, है ना। del G की वैल्यू प्लस माइनस 0, तीन कंडीशन हो सकती है। फिर कैलकुलेट del G फॉर द वेरियस प्रोसेस, आइडियल गैस सब्जेक्टेड टू आइसोथर्मल कंप्रेशंस और एक्सपांशन, कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों के लिए del G निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला दे रखा है इसका, del G माइनस RT नेचुरल लॉग V2 बाय V1, इसको नेचुरल लॉग हटाएंगे तो माइनस 2.303 nRT log V2 by V1, ये पहले निकाल रखा है गिब्स फंक्शन के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोबारिक ट्रांजिशंस के लिए।
The transition temperature of the solubility gives function of two phases are equal, hence there is the no driving force for the conversion of one phase into other. This means phase transitions, example of the reversible process at a transition temperature. ठीक है, del G is equal to 0 होगा, क्या होगा, इक्विलिब्रियम। चलो तो ये इसकी वैल्यू दे रखी del G की, del G वेपोराइजेशन 0 होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उस समय, बॉइलिंग पॉइंट। ये वेपोराइजेशन की दे रखी है del T is equal to del H by Ts। del S फ्यूजन के लिए बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है, फ्यूजन बस T del S फ्यूजन और ये फ्यूजन की दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करके टेंपरेचर निकालना है। देखो ये कंडीशन कैसे होगी, जैसे देखो द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन of liquid is 30 kilojoule per mole and entropy of evaporation is 75 joule per mole Kelvin. The boiling point of this liquid at 1 atm. तो boiling point निकालना, किसका निकालना अपने को, वेपोराइजेशन का। तो del H वेपोराइजेशन, del S वेपोराइजेशन, दोनों की वैल्यू करके निकालना है। तो 30 किलो जूल को अपने जूल में कन्वर्ट किया तो 1000 कर दिया, इस तरह से देखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका del G for the chemical reactions. They consider the reaction A plus B give to C plus D and the change of Gibbs functions for the chemical reactions change del G reactant for according to given balanced chemical equations reactions with the specific physical state of each reactant and product given temperature। यहाँ देखो del G C D और के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रखा है, तो इस तरह से इक्वेशन लिख करके अपने मेन इक्वेशन ये याद रखनी है अपने को, सारा काम इसी से होगा। अब उसके लिए एक चार्ट वापस से हुई जिसमें H की वैल्यू, del S की वैल्यू, del G और रिमार्क दे रखा है। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो del G क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस यहाँ पर अपने को ये चार्ट याद रखना, जितने चार्ट वाले हैं ना क्वेश्चन उसको बना करके दीवार पे चिपकाओ ताकि देखने में इजी रहेगा, और क्वेश्चंस आपके इसी से आएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उससे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। गिव्स फंक्शंस फॉर प्योर सब्सटेंस, कंसीडर प्योर सब्सटेंस हैविंग अ गिव्स फंक्शन एस G H minus Ts, इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं, U plus P minus Ts। तो इसके भी यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, लास्ट आ जाएगा आपका del G is equal to V dP और S dt। एक प्रेशर वेरिएबल उस कंडीशन में ये, तो यहाँ देखो V गैस, V लिक्विड और V सॉलिड, अपन ये भी देख सकते हैं इसमें ये चीज है, और इनके लिए ग्राफ बता रखा है, गैस के लिए, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। फिर वेरिएशन ऑफ गिब्स सेगमेंट गिब्स फंक्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस विद द प्रेजेंट कांस्टेंट टेंपरेचर। फिर ये देखो टेंपरेचर प्रेशर चेंज कीपिंग, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, फिर ये इसके लिए ग्राफ बता रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ गिब्स एनर्जी मींस नॉन पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क उसके रिस्पेक्ट में है, तो उसमें प्योर सब्सटेंस के लिए, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ chemical equilibrium is characterized by the constant value of temperature, pressure and compositions of a closed system. The system equilibrium represent most stable state acquired for the chemical system under given condition. Is the characteristic of the equilibrium? The equilibrium is static in a closed system. Equilibrium हमेशा कहाँ आता है, closed system आता है। Equilibrium of the chemical system at minimum value gives function possible under given conditions. Static equilibrium is attained spontaneously, ठीक है। And equilibrium the rate change gives function with the progress reaction under given conditions, ठीक। ये डेरिवेशन बता रखा है इसका, ये है del G minus RT natural law Kp, और रिलेशन बिटवीन del G and equilibrium constant, तो ये पर del G minus RT नेचुरल के इक्विलिब्रियम, उसको डिराइव करके अपन लिखेंगे वॉल्टॉप इक्वेशंस के आधार पर। तो ये इक्वेशन मैंने याद रखनी है अपने को, ये वाली इक्विलिब्रियम के बीच में, तो उसको नेचुरल लॉ हटाएंगे तो 2.303 RT और K आ जाएगा। K मतलब इक्विलिब्रियम,
इसको अपन वापस ये वाली इक्वेशन अपन ने उसमें भी पढ़ी थी। तो ये बच्चों इसका सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट। अब आप इस वीडियो को पूरा एक बार देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें और इस थ्योरी को एक बार जो आपके नोट्स में है उसको रीडिंग लगा करके इसको देखें। एक तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय कुछ तो है। हमने अगर दो स्टेटमेंट भी याद हुए इस वीडियो को देखने से तो हमारा मोटो कंप्लीट होता है। हमें अगर 3 डेफिनेशन भी याद होती हैं तो इस वीडियो को देखने का हमारा मोटो कंप्लीट होता है। आराम से सर्दी का टाइम में बैठे धूप में कान में ईयरफोन लगाएं, वीडियो को सुने, देखें और क्वेश्चंस लगाएं, इसके डेफिनेशंस देखें। चलो ओके बच्चों, ओके बाय बाय।